नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो का टॉपिक है टाइप्स ऑफ मिक्सचर। अब आप सोच रहे होंगे कि पिछली वीडियो में भी आपने बताया था टाइप्स ऑफ मिक्सचर और इस वीडियो में भी बता रहे हैं। तो आपको सबसे पहले हम बता दें कि पिछली वाली वीडियो में जो हमने बताया था, हमने आपको बताया था टाइप्स ऑफ मिक्सचर बट ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंपोजिशन। मतलब हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था मिक्सचर के टाइप्स को वे भी कंपोजिशन के आधार पे, जिसमें हमने पढ़ा था होमोजीनियस मिक्सचर के बारे में, हेट्रोजीनियस मिक्सचर के बारे में। अब आप सोच रहे हैं कि हमने तो वीडियो देखा ही नहीं, तो उसके लिए आपको क्या करना है, प्लेलिस्ट पर चले जाइए, आप वहां पे वीडियो देख सकते हैं, लाइन बाय लाइन भी वीडियो देख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि वहां पे नहीं जा पाएंगे, कैसे जाएं, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं। अब तो कोई दिक्कत नहीं है। आज की इस वीडियो में आप क्या पढ़ेंगे? आज की इस वीडियो में भी आपको पढ़ना है टाइप्स ऑफ मिक्सचर, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ देयर पार्टिकल साइज। मतलब आज की इस पूरे वीडियो में आप जानेंगे मिक्सचर के टाइप्स को ही पढ़ेंगे, लेकिन पार्टिकल साइज के आधार पे। बात समझ में आ रही है? इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपको एक चीज़ और बता दें कि अगर आप डेली थोड़ा थोड़ा ही पानी बचाते हैं तो एक दिन आपको आने वाली जो पीढ़ी है उसके लिए पानी होगा। और पीने का पानी, आप सोच रहे हैं कि पानी तो बहुत है भाई, पृथ्वी तो पूरा पानी से ही तो गिरा है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। पृथ्वी पूरा पानी से ही गिरा है, 71% वाटर है, लेकिन पीने का पानी बहुत कम है। अगर सपोज कीजिए कि 1 चम्मच पानी अगर इस पूरे पृथ्वी पे है तो उसका बस 1 बूंद, मात्र 1 बूंद पीने योग्य पानी है। अब आप कल्पना कीजिए और प्रयास कीजिए, अब थोड़ा थोड़ा ही अगर आप पानी बचाते हैं तो आप जो है कि बहुत बड़ा योगदान देते हैं इस धरती को आगे तक, इस मानव के जो एग्जिस्टेंस है इस पृथ्वी पे उसको आगे तक ले जाने के लिए। तो प्रयास कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा जो है कि आप पानी को बचाइए और पेड़ लगाइए। ठीक है, चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे मिक्सचर के टाइप्स को, कि मिक्सचर के कितने टाइप्स हैं, वे भी किस पे बेस्ड, पार्टिकल के साइज के आधार पे। सबसे पहले इसको समझते हैं। चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप सभी जानते हैं मेरा नाम अभय और आप सभी देख रहे हैं लाइट ऑफ साइंस। देखिए सबसे पहले हम क्या समझेंगे भाई, टाइप्स ऑफ मिक्सचर को समझेंगे। टाइप्स ऑफ मिक्सचर, ठीक है ना, टाइप्स ऑफ मिक्सचर। देखिए मिक्सचर को पार्टिकल साइज के आधार पे 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन, इसको समझिए। मिक्सचर को पार्टिकल साइज के आधार पे 3 भागों में, कौन कौन? सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलाइड। क्लियर हो गया? अब आपको इतना बात तो समझ में आ गया। मिक्सचर को पार्टिकल साइज के आधार पे 3 भागों में बांटा गया है, सॉल्यूशन, सस्पेंशन, कोलाइड। ठीक है, लेकिन अब देखिए ये वन शॉट वीडियो नहीं है। पहली बात, हम एक एक चीज को पूरे मतलब विस्तृत तरीके से डीपली हम उस चीज़ को पढ़ेंगे जो आपके, हम ये प्रयास नहीं करते हैं कि सिर्फ आप क्लास 9th में ही अच्छा नंबर लाएं। हमारा ये प्रयास रहता है कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी कुछ बेहतर करें। बात समझ में आ रही है? और आप सभी जानते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम अब कितने हाई लेवल के हो गए हैं, क्वेश्चन कितना घुमा घुमा के पूछ रहा है। बात समझ में आ रही है? लेकिन उससे पहले आपको ये भी बता दें कि आने वाली जो 3 वीडियोज होंगी, हम जो है इस वीडियो में पूरा सॉल्यूशन को ख़त्म करेंगे, अगली वीडियो में सस्पेंशन को और इसके बाद कोलाइड को। मतलब आने वाले जो ये 3 वीडियो हैं इतने इंपॉर्टेंट है। बस आप ये जान लीजिए कि आप कोई भी एग्जाम देते हैं, कोई भी एग्जाम की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, तो हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन आते ही हैं, बस ये जान लीजिए। और चाहे आप कोई भी एग्जाम दे, ठीक है, तो खासकर एमसीक्यू तो आपको कब पता चलेगा? एमसीक्यू को करने के लिए आपके कॉन्सेप्ट के जड़ पते होने चाहिए। बात समझ में आ रही है? तो चलिए इस वीडियो में हम पूरा क्या समझेंगे। आज का हमारा पूरा टारगेट क्या होगा, ये होगा सॉल्यूशन। तो आइए चलिए शुरू करते हैं सॉल्यूशन से। और आप समझ लीजिएगा कि अगली वीडियो भी उतने ही इंपॉर्टेंट है, उसके बाद वाली कोलाइड भी उतने ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। मिस मत कीजिएगा ये तीनों वीडियो। अभी तक तो आपने बहुत सारा वीडियो मिस कर दिया होगा, लेकिन ये तीनों वीडियो मिस आपको नहीं करना है, बस इतना जान लीजिए। ठीक है, हाँ, प्रीवियस वीडियो का अगर आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट पर चले जाएं, वहाँ पर आपको लाइन बाय लाइन सारे वीडियो मिल जाएंगे। बस मैं एक चीज़ की गारंटी जरूर ले सकता
सकता हूं कि अगर मेरे सारे वीडियो लाइन बाय लाइन देख लिए तो पहली तो बुक पढ़ने की ज़रूरत उतनी नहीं है, मतलब 9 के बराबर है, क्योंकि पूरा बुक का निचोड़ है। दूसरी बात, आपको एक कॉन्सेप्ट के जड़ को पूरा समझा के रख दिए हैं। तीसरी बात, आपको क्वेश्चन खूब लगाइए और 60 MCQ के हर चैप्टर में आपको जो है कि हम वीडियो भी देंगे। चैप्टर 2 पढ़ाएंगे तो 60 MCQ, चैप्टर 1 पढ़ा चुके हैं उसमें भी 60 MCQ क्वेश्चन है, तो बस जाइए वीडियो को देखिए। चलिए आते हैं, शुरू करते हैं। बहुत ज़्यादा हो गया बात, अब शुरू करते हैं अपनी काम की बात और हमारा टॉपिक होगा सॉल्यूशन। चलिए, अब आपके मन में सवाल उठेगा कि भाई सॉल्यूशन होता क्या है, सॉल्यूशन होता क्या है। देखिए समझते हैं इस चीज़ को। देखिए, जैसे आप डेली लाइफ में क्या करते हैं, नमक लेते हैं, पानी लेते हैं, उसको घोल देते हैं। नमक को पानी में घोल दिए, कहेंगे कि लीजिए सर नमक पानी का घोल है, पी लीजिए, आपका फ़ायदा करेगा। चीनी और पानी का घोल लोगों को बहुत सारे लोग पिला देते हैं, गर्मी से अरे लीजिए चीनी और पानी का घोल है, पी लीजिए, ठीक हो जाएगा, आप जो है कि एनर्जी मिलेगी। तो ऐसे आप डेली लाइफ में बहुत सारा चीज़ देखते हैं, बहुत सारा सॉल्यूशन आप देखे हों, लेकिन एक्चुअल में सॉल्यूशन को हम कैसे डिफाइन करेंगे ये भी समझना है। तो सबसे पहले समझते हैं सॉल्यूशन होता क्या है। देखिए सॉल्यूशन होते क्या है, 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस का होमोजीनियस मिक्सचर कहलाता है सॉल्यूशन। क्या समझें, 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस का होमोजीनियस मिक्सचर कहलाता है सॉल्यूशन। और आप स्क्रीन पे डिफिनीशन भी देख पा रहे होंगे। लिखने में भाई टाइम लगेगा और टाइम को बचाना ही सबसे बड़ा चीज़ है। अब हम खूब लिखने लगे एकदम एक एक लाइन, तो भाई हमसे नहीं हो पाएगा। हम पूरा एडिटिंग के समय मेहनत कर लेंगे, लेकिन आपका टाइम खराब ना हो ये प्रयास कीजिए। चलिए बात समझ में आ गई। तो सॉल्यूशन आपके दिमाग में बैठ रहा होगा, 2 या 2 से अधिक के सब्सटेंस जब आपस में मिक्स होते हैं और एक मिक्सचर बनता है, और वे मिक्सचर कैसा होना चाहिए, होमोजीनियस। तो 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस का होमोजीनियस मिक्सचर कहलाता है सॉल्यूशन। क्लियर हो गया। बहुत सारे इसके एग्जाम्पल हैं, जैसे साल्ट और वाटर का एग्जाम्पल ले लीजिए, साल्ट वाटर का मिक्सचर ये सॉल्यूशन कहलाएगा। ठीक है, जैसे कि आप शुगर वाटर का एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे कि बहुत सारा है, ठीक है ना। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का एग्जाम्पल ले लीजिए। एयर भी जो है कि ये क्या है, एयर सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है। विनेगर आप ले लीजिए, विनेगर जो है कि एसिटिक एसिड और वाटर का होता है। जैसे कि आप सोडा वाटर ले लीजिए। तो बहुत सारे भाई इसके एग्जाम्पल है, आपके बुक में एकदम भर भर के दिया है। ठीक है, बस आपको 2 4 5 6 और अधिकतर सोचता हूँ कि एग्जाम्पल बता दी, क्योंकि हम जो बताएंगे वे आपको चीज़ें लर्न होगी। क्लियर हो गया। तो आपके दिमाग में अब सॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट बन गया, सॉल्यूशन है क्या, और एग्जाम्पल भी आपको समझ में आ गया। अब हम चलिए बात कर लेते हैं सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज के बारे में, ठीक है ना। और जो भी हम बताएंगे उसको प्रॉपर आपको स्क्रीन पे उसका डिफिनीशन, उसकी प्रॉपर्टी सारे आपको समझ में आते रहेंगे और आप लिखते भी रहिएगा, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। चलिए तो इसको मिटा दिया जाए। देखिए अब हमारा हेडिंग क्या होगा, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से समझिएगा। पहला पॉइंट समझते हैं, ठीक है ना। देखिए पहली प्रॉपर्टी क्या है। अभी देखिए हमने आपको डिफिनीशन में बताया है 2 या 2 से अधिक के सब्सटेंस का होमोजीनियस मिक्सचर कहलाता है सॉल्यूशन। तो आप पहली प्रॉपर्टी वहीं से निकाल दीजिए कि सॉल्यूशन जो होते हैं ये क्या होते हैं, होमोजीनियस होते हैं। क्या होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर होता है। क्लियर हो गया, पहली बात समझ गए। मतलब सॉल्यूशन क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं। दूसरी बात क्या है, देखिए जो सॉल्यूशन के पार्टिकल का साइज होता है विल 1 नैनोमीटर से भी कम होता है, लेस देन 1 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर। अब आपके मन में आ रहा है 1 नैनोमीटर इक्वल टू, तो लिख लीजिएगा 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, आपके लिए तो इंपॉर्टेंट ही है, लेकिन आगे पढ़ेंगे तो इसकी कोई वैल्यू नहीं रह पाएगी। क्लियर हो गया। अच्छा, आपके दिमाग में ये भी बात क्लियर हो गया कि जो पार्टिकल का साइज होता है सॉल्यूशन के पार्टिकल का साइज वे 1 नैनोमीटर से भी कम होता है। क्लियर हो गया। तीसरी पॉइंट समझते हैं। देखिए सॉल्यूशन के पार्टिकल्स को आप देख नहीं सकते, मतलब जो सॉल्यूशन के पार्टिकल्स होते हैं ना, पार्टिकल्स कैन नॉट बी सीन। मतलब आप सॉल्यूशन के पार्टिकल को नहीं देख सकते, इवन माइक्रोस्कोप से भी आप नहीं देख सकते हैं।
बात समझ में आ रही है? हाँ, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत हार्ड माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है ना, क्योंकि जैसे आप साल्ट और वाटर को घोल दीजिए तो आप तो ऐसे तो देख नहीं पाएंगे, माइक्रोस्कोप से ही बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, नहीं देख पाएंगे। सिंपल माइक्रोस्कोप से तो एक छोड़ ही दीजिए सपना, ठीक है ना। तो बस आपको ये समझ लेना है कि पार्टिकल्स के सोल्यूशन के पार्टिकल के साइज पार्टिकल्स को हम नहीं देख सकते हैं। बात समझ में आ गई? अब यहाँ से देखिए, यहीं से आप समझिए, देखिए सोल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत ज़्यादा छोटे छोटे होते हैं, इनका जो साइज होता है बहुत कम होता है, नैनोमीटर से भी कम है। इसका मतलब फिल्टर पेपर में आसानी से पास हो जाएंगे। तो अगली पॉइंट वही लिख लीजिए कि जो पार्टिकल्स होंगे, पार्टिकल्स, ठीक है ना, पार्टिकल्स कैन पास थ्रू फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर मतलब सॉल्यूशन फिल्टर पेपर से पास कर सकते हैं। जैसे आप चाय ले लीजिए, चाय बनाइए और चाय को छानिएगा तो जो वे चाय पत्ती जो होती है वे तो ऊपर ही अटक जाती है, छननी के ऊपर होती है, और जो मेन होता है कंटेंट वे तो पीने वाला नीचे चला जाता है, चाय ऊपर ही रह गया। लेकिन जो सॉल्यूशन होगा ना, सॉल्यूशन को आप फिल्टर पेपर पे भी छानेंगे तो आपको एक भी पार्टिकल उसके ऊपर नहीं दिखेगा, सब का सब नीचे आ जाएगा। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि जो सॉल्यूशन के पार्टिकल्स होते हैं बहुत छोटे छोटे होते हैं। बात समझ में आ गई? चलिए एक और बात कि जो सॉल्यूशन होते हैं बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं। सॉल्यूशंस आर वेरी स्टेबल, वेरी स्टेबल। बात समझ में आ गई? अब इसका मतलब क्या है? सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं, इसका मतलब ये है कि आप उनके पार्टिकल्स के बीच जो बाउंड्री है उसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए नमक और पानी को आपने घोल दिया, ठीक है, नमक और पानी को आपने घोल दिया तो आप उसको कितनी भी देर छोड़ दें ना, कितनी भी देर छोड़ दें तो नमक आकर नीचे नहीं बैठेगा। उसी को कहते हैं कि जो सॉल्यूशन होते हैं बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा। ये पांचों प्रॉपर्टी लिख के आ गए ना, नंबर भरपूर मिलेगा। बात समझ में आ गई? सॉल्यूशन आपके दिमाग में समझ में आया कि नहीं? हाँ, चलिए सॉल्यूशन का एग्जांपल समझ में आ गया, चलिए सही है। और सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी आपको ये समझ में आ गया, ठीक है, क्लियर हो रहा है। चलिए अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स के बारे में। तो चलिए इसको इरेज कर देते हैं और अगला हमारा टॉपिक होगा कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन। देखिए सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स को समझते हैं, क्या होते हैं सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स को, ठीक है। तो हमारा हेडिंग होगा कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन, ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन। देखिए सॉल्यूशन किन किन चीज़ों से बना होता है। जैसे आप मान लीजिए कि चीनी लिए और पानी लिए, चीनी और पानी को घोल दिए अच्छे तरीके से, तो क्या बन गया? सॉल्यूशन। चलिए भाई सॉल्यूशन बन गया। तो सॉल्यूशन में आखिर में एक्चुअली में आप क्या क्या चीज़ें मिलाए हैं? तो दो चीज़ें मिलाए हैं। क्या क्या? एक आपने मिलाया है शुगर और दूसरा था वाटर। तो ये हो गया सॉल्यूट और एक हो गया सॉल्वेंट। क्लियर हो गया? लेकिन ये फिक्स नहीं है भाई कि ये होगा, एक एग्जाम्पल के तौर पे ले लिए। अब भाई देखिए सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है सॉल्यूट और दूसरा होता है सॉल्वेंट। अब भाई सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है? आपके मन में ये भी सवाल आ रहा है, समझिए। देखिए हम पहले बात करते हैं सॉल्यूट की। सॉल्यूट मतलब ऐसे सब्सटेंस जो मिक्सचर में या जो सॉल्यूशन में कम अमाउंट में होते हैं, मतलब कि बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में होते हैं। स्मॉल क्वांटिटी मतलब इसका मतलब क्या हो रहा है कि जैसे कोई आप मिक्सचर ले लिए तो किसी मिक्सचर में जो सब्सटेंस सबसे कम अमाउंट में होता है, स्मॉल क्वांटिटी में होता है, उसे हम कहते हैं सॉल्यूट। और जो सब्सटेंस मिक्सचर में लार्ज अमाउंट में होता है उसे हम कहते हैं, या लार्ज क्वांटिटी में होता है, उसे हम कहते हैं सॉल्वेंट। क्या कहते हैं? सॉल्वेंट। क्लियर हो गया? अब इतना भाई कॉमन चीज़ है भाई। जैसे आपने मान लीजिए कि शुगर और वाटर का सॉल्यूशन ले लिया, शुगर लिए वाटर लिए, तो आप यहाँ पे देखिए शुगर तो कम अमाउंट में लेंगे। ऐसा थोड़े नहीं है कि पानी से ज़्यादा आपने चीनी ले लिया। ऐसे कब होता है? जब वे जो मिठाई वाले बनाने वाले होते हैं वे सिर्रा बनाते हैं लड्डू का या टिकरी का, तब ना ऐसे करते हैं। लेकिन आप जनरली देखें तो चीनी कम अमाउंट में होता है, पानी ज़्यादा अमाउंट में होता है।
बात समझ में आ रही है? तो ऐसे भी समझ लीजिए, अब वहाँ पे कंडीशन बदल जाएगा, समझ रहे हैं ना? आपको बस इतना जान लेना है कि जो कम अमाउंट में होता है उसे कहते हैं सॉल्यूट, और जो ज़्यादा अमाउंट में होता है उसे कहते हैं सॉल्वेंट। बस इतनी सी बात है, यही हमारी बात है। अच्छा, जैसे मान लीजिए कि हमने नमक और पानी को घोल दिया, तो नमक क्या हो गया? साल्ट हो गया सॉल्यूट, और सॉल्वेंट क्या हो गया भैया? सॉल्वेंट हो गया वाटर। अच्छा, एक और एग्जाम्पल आप बता दीजिए कि एयर में सॉल्यूट कौन है और सॉल्वेंट कौन है? सोचिए सोचिए जरा सा कि होगा कि, कमेंट करके बताइए। आपको पता है तो कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छा चलिए हम बताते हैं। देखिए, एयर एक्चुअल में है क्या? एयर जो है कई सारे गैसों का मिक्सचर है, और जब कई सारे गैसों का मिक्सचर है तो हमको तो सोचने में मजबूर हो जाएंगे कि भाई ये सॉल्यूट कौन है, सॉल्वेंट कौन है। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे हम देखेंगे कि एक्चुअल में हो क्या रहा है कि नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा होता है एयर में। कितना? 78%। और जो अदर गैस हो गए, जिसमें ऑक्सीजन भी होगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी होंगे, कई सारे गैस होंगे, तो जो अदर गैसेज हैं वे होंगे कितना? 22%। अब आप देख लीजिए, हो गया काम खत्म। तो नाइट्रोजन हमको ज़्यादा दिख रहा है, तो जो लार्ज क्वांटिटी में होते हैं उसे हम कहते हैं सॉल्वेंट, और जो कम मात्रा में होते हैं उसे कहते हैं क्या भैया? सॉल्यूट। क्लियर हो गया? तो इस तरह यहाँ पे देखिए, कोई फिक्स नहीं है कि आप भाई चीनी को ही हमेशा सॉल्यूट माने। अगर कुछ ऐसा कंडीशन आ गया, बस आपको ये पॉइंट याद रहा ना कि स्मॉल क्वांटिटी होगा तो सॉल्यूट, लार्ज क्वांटिटी होगा तो सॉल्वेंट, काम खत्म। बात समझ में आ रही है ना? और ये दोनों कंपोनेंट है। बढ़ते हैं आगे। चलिए अब एक इम्पॉर्टेंट टर्म को समझते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट टर्म को क्या समझते हैं भैया? देखिए, अब हमारा एक छोटा सा और इम्पॉर्टेंट टर्म है, वे है सॉल्यूबल। सॉल्यूबल का मतलब क्या है? आपको तो पता भी होगा, तो कमेंट करके बता दीजिएगा। देखिए, अब हमारा हेडिंग है सॉल्यूबल। सॉल्यूबल का मतलब क्या है? देखिए, आप स्क्रीन पे भी डिफिनीशन देखिएगा। जो जो चीज़ें पढ़ाएंगे, बार बार नहीं कहेंगे, जो चीज़ें पढ़ाएंगे आपको स्क्रीन पे डिफिनीशन मिलेगा। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो आप वीडियो को पॉज करके आप अपना नोट्स बनाते रहिए। बात समझ में आ रही है? चलिए हम बात करते हैं। देखिए, सॉल्यूबल होते क्या है? सॉल्यूबल जो है ऐसे सबस्टेंस होते हैं जो वाटर में कंप्लीटली डिजॉल्व हो जाते हैं। बात समझ में आ रही है? सॉल्यूबल समझ में आ रहा है? ऐसे सबस्टेंस जो वाटर में कंप्लीटली डिजॉल्व हो जाते हैं, तो ऐसे सबस्टेंस को हम कहते हैं सॉल्यूबल। क्लियर हो गया? जैसे मान लीजिए कि हमने नमक ले लिया, पानी ले लिया, तो नमक और पानी को हम घोल दें अगर, तो नमक और पानी को घोलेंगे तो क्या होगा भैया? तो नमक तो पूरी तरह घुल गया उसमें, तो नमक पूरी तरह घुल गया, तो नमक क्या हो गया? सॉल्यूबल हो गया। उसी तरह अगर हम वाटर ले लें, वाटर और शुगर ले लें, तो शुगर पूरा घुल जाता है भैया उसमें, पूरा बाकी थोड़ा नहीं रहता, पूरा कंप्लीटली मिक्स हो जाते हैं। तो यहाँ पे शुगर क्या है? सॉल्यूबल। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। चलिए अब यहाँ पे सॉल्यूबल हमने समझ लिया। सॉल्यूबल समझ में आ रहा है कि नहीं? ऐसे सबस्टेंस जो वाटर में कंप्लीटली मिक्स हो जाते हैं उसे सॉल्यूबल कहते हैं। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट यहीं से लर्न कर लीजिए। देखिए, जो सॉल्यूबल होते हैं ना, केवल सॉल्यूबल ही याद रखिएगा, ओनली सॉल्यूबल, ओनली सॉल्यूबल कैन फॉर्म क्या? कैन फॉर्म ट्रू सॉल्यूशन। लीजिए, एक नया पेश कर दिया आपको, ट्रू सॉल्यूशन। मतलब क्या हुआ कि केवल सॉल्यूबल ही ट्रू सॉल्यूशन बना सकते हैं। अब आपके दिमाग में तो आ रहा है कि सॉल्यूशन समझ लिए सर, ये ट्रू सॉल्यूशन क्या है? हाँ भाई, हाँ बात है। देखिए, सॉल्यूशन और ट्रू सॉल्यूशन में थोड़ा सा डिफरेंस है। तो बस आपको पहले ये पॉइंट समझ लेना है कि केवल सॉल्यूबल ही क्या करते हैं? ट्रू सॉल्यूशन बनाते हैं। तो आपके दिमाग में पहले तो सवाल आ रहा है कि पहले तो आप यही बताइए कि ये ट्रू सॉल्यूशन क्या होते हैं। समझ में आ रहा है? चलिए अब हम बात कर लेते हैं भैया, आपका जो डाउट है क्लियर किया जाए। चलिए अब हम समझते हैं ट्रू सॉल्यूशन को। देखिए, ट्रू सॉल्यूशन क्या होते हैं? देखिए, ट्रू सॉल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। अब तक ध्यान नहीं दे रहे थे तो आप ध्यान दीजिएगा। देखिएगा, ट्रू सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जिनमें जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं वे बहुत ज़्यादा फाइन स्टेट माने बहुत महीन टूट जाते हैं। बात समझ में आ रही है? और सॉल्यूशन के एवरी पोर्शन जो है कि सेम प्रॉपर्टी शो करते हैं, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम कहते हैं ट्रू सॉल्यूशन। कुछ हवा ही नहीं लगा, समझिएगा।
एग्जाम्पल पहले समझते हैं, फिर थोड़ा सा डेफिनेशन पे आएंगे। जैसे आप मान लीजिए कि नमक ले लिए और पानी ले लिए। अब आप भाई नमक या तो मान लीजिए शुगर ले लिए, थोड़ा बड़ा बड़ा दिखेगा, तो शुगर ले लिए और वाटर ले लिए। अब आपने क्या किया कि शुगर को वाटर में डाल दिया और उसको घोल दिए। घोलने के बाद क्या आपको मिला? घोलने के बाद ये मिला कि ये तो भाई क्या हो रहा है कि शुगर तो इतना बड़ा बड़ा था, जैसे उसमें डालें वे क्या हो गया? गायब हो गया। एक्चुअली में हो क्या रहा है कि वे जो वाटर शुगर क्या है? अभी हमने आपको बताया कि शुगर सॉल्यूट है। क्यों? क्योंकि स्मॉलर अमाउंट में है। हाँ चलिए, इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये जो शुगर है, जैसे ही हमने उसको पानी में डाला तो वे छोटे छोटे, बहुत ही छोटा छोटा जी, नैनोमीटर से भी कम पार्टिकल साइज होते हैं उनके, बहुत ज़्यादा छोटे छोटे टुकड़ों में वे टूट जाता है। तो ट्रू सॉल्यूशन तो भी वही कह रहा है ना। ट्रू सॉल्यूशन कह रहा है कि देखिए मैं ऐसा सॉल्यूशन हूँ जिसमें जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं ना, बहुत ज़्यादा महीन में टूट जाते हैं, बहुत फाइन स्टेट में टूट जाते हैं। और क्या कि सॉल्यूशन का एवरी पोर्शन सेम प्रॉपर्टी शो करता है। अब आप ही सोचिए कि चीनी को हम पानी में मिला दिए तो चीनी तो पूरा महीन टूट गया। हाँ टूट गया। और तो और चीनी के किसी लेवल से हम पानी को पिए, जैसे कहीं से भी रस पिए, चाहे गिलास में ऊपर से पिए या बीच में से पिए या नीचे से पिए, हर जगह सेम प्रॉपर्टी शो करेगा। मतलब कि हर जगह तो उतना ही ना मीठा होगा भाई। आप घर पे करते हैं, चीनी और पानी को मिलाते हैं और ऊपर से पिएंगे तो ज़्यादा मीठा रहेगा? नहीं, ऐसी कोई बात ही नहीं है। जब अच्छे से आपने घोल दिया, पूरा चीनी मिक्स हो गया, तो कन्फर्म है भाई कि आप ऊपर से पिए, बीच में से पिए या तो नीचे से पिए, तीनों केस में आपको वही मिठास मिलेगी। तो वही हमने आपको बताने का प्रयास किया। ये ट्रू सॉल्यूशन भी वही बात कर रहा है। ट्रू सॉल्यूशन कर रहा है कि ट्रू सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जिनमें जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं बहुत ज़्यादा फाइन स्टेट में टूट जाते हैं और सॉल्यूशन के एवरी पोर्शन सेम प्रॉपर्टी शो करते हैं। बात समझ में आ रही है? तो ये होगी आपका ट्रू सॉल्यूशन। उम्मीद करता हूँ आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी। स्क्रीन पे आप डिफिनेशन को देख सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट थोड़ा सा लर्न कर लीजिए। देखिए, जो ट्रू सॉल्यूशन होते हैं वे होमोजीनियस होते हैं। होमोजीनियस। अब होमोजीनियस भाई बता दीजिए क्या होता है? तो भैया आप प्रीवियस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि आप देखिए मैं एक बात तो कहूँगा, अगर यहाँ से देख रहे हैं ना तो थोड़ा थोड़ा ऐसे ऐसे टर्म आएंगे जो आपको हमने पीछे बता दिए। तो प्लीज़ जाइए चैप्टर 1 से देखिए, प्रयास कीजिए हमारे वीडियो शुरू से देखने का। चैप्टर 1 से देखिए, लगातार देखते आइए। अगर डेली आपने 1 या 2 वीडियो का रूटीन हमारे वीडियो को बना लिया तो आपको एक एक जड़ पूरा बुक एक दिन आपको इतना आसान लगने लगेगा कि आप कहेंगे ये क्या हो रहा है, अजूबा हो रहा है। चलिए, अभी पूरा यूट्यूब पर फ्री है यार। चलिए, समझ रहे हैं? तो ट्रू सॉल्यूशन क्या होते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं। और होमोजीनियस मिक्सचर होते क्या आप तो जान रहे हैं, प्रीवियस वीडियो को देख रहे होंगे तो पता होगा। ठीक है, चलिए आते हैं। अब इतना क्लियर हो गया। हाँ, अगर हम बात करें कि सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी बता दी है, थोड़ा सा इसकी भी 2-4 प्रॉपर्टी बता दीजिए। चलिए आइए देख लीजिए। देखिए, थोड़ा सा इसको इरेज कर दिया जाए। देखिए, ट्रू सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी समझ लेते हैं। हेडिंग दे दें, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रू सॉल्यूशन। ठीक है, ट्रू सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी समझ लीजिए। पहला, वैसे तो बहुत सारे हैं लेकिन 2-4 सुन लीजिए। ठीक है, देखिए पहला, अभी यहीं से मिल गया पहला कि ट्रू सॉल्यूशन जो होते हैं होमोजीनियस होते हैं। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी खत्म। दूसरी बात, जैसे आप नमक को पानी में मिलाते हैं तो जब पूरा मिला देते हैं अच्छे से तो आपको एकदम क्लियर दिखता है। आप इसे गिलास लोगे, शीशा का गिलास लीजिएगा तो पूरा आर पार दिखेगा भाई। तो क्लियर और ट्रांसपेरेंट, मतलब जो ट्रू सॉल्यूशन होते हैं वे क्या होते हैं? क्लियर होते हैं और ट्रांसपेरेंट होते हैं। क्लियर और ट्रांसपेरेंट होते हैं। पहला समझ लिया, ट्रू सॉल्यूशन होमोजीनियस होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं। दूसरा हमने समझ लिया कि ट्रू सॉल्यूशन जो होते हैं वे क्लियर और ट्रांसपेरेंट होते हैं। क्लियर हो गया। तीसरी बात, जो ट्रू सॉल्यूशन के सॉल्यूट होते हैं ना, ट्रू सॉल्यूशन के सॉल्यूट। अब ट्रू सॉल्यूशन के सॉल्यूट का मतलब कि जैसे मान लीजिए नमक पानी हमने घोला था तो उसमें का नमक, तो पानी मतलब जो नमक का पूरा मतलब रस बनाया, या चीनी का जो पूरा हमने चीनी को मिक्स किया, चीनी का रस बनाया, तो उसमें से हम सॉल्यूट मतलब चीनी को अलग कर सकते हैं या तो उसमें से नमक को अलग कर सकते हैं। कैसे? इवापोरेशन से। इवापोरेशन से या तो क्रिस्टलाइजेशन से।
क्लियर हो रहा है मेरी बात? कहने का मतलब तीसरी प्रॉपर्टी इसकी ये है कि ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल्स, ट्रू सॉल्यूशन के सॉल्यूट को, ठीक है ना, ट्रू सॉल्यूशन के सॉल्यूट पार्टिकल्स को हम एवापोरेशन या तो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस से हम अलग कर सकते हैं। ये ध्यान दीजिएगा। अब भाई आपके मन में सवाल आ रहा है कि ऑपरेशन क्या होता है, हमने वीडियो बनाया है, चैप्टर 1 देखिएगा। क्रिस्टलाइजेशन चूंकि हमको आने वाली वीडियो में मतलब आने वाली जो वीडियो हम बनाएंगे तो उसमें अच्छे तरीके से क्रिस्टलाइजेशन, हैंड पिकिंग, विनोविंग सब कुछ समझाना है, तो टेंशन मत लीजिए। क्लियर हो गया। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि ट्रू सॉल्यूशन जो है ये भी फिल्टर पेपर से पास कर सकते हैं, ठीक है ना, फिल्टर पेपर में पास हो सकते हैं, बस खत्म। फिल्टर पेपर पास हो सकते हैं तो भैया पास लिख दे, सीधी सी बात है, खत्म हो गया। कितना अच्छा था भाई, एकदम ट्रू सॉल्यूशन हमने खत्म कर दिया। देखिए बहुत सारे चीज़ें हमने खत्म कर दिया। क्या क्या खत्म कर दिया? सॉल्यूशन क्या होते हैं, सॉल्यूशन के एग्जांपल, सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी खत्म, सॉल्यूशन के कंपोनेंट, सॉल्यूट, सॉल्वेंट खत्म हो गया। इधर से हमने खत्म कर दिया ट्रू सॉल्यूशन क्या होते हैं और उनकी एग्जाम्पल भी और उनके प्रॉपर्टीज को भी खत्म कर दिया। और एक छोटा सा इंपॉर्टेंट आप याद करने के तौर पे ले लीजिए, वह है एक्वस सॉल्यूशन। आप सभी इसको तो अच्छे तरीके से भली भांति बहुत पहले से ही पढ़ते आ रहे होंगे। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? एक्वस सॉल्यूशन का मतलब होता है कि ऐसा सॉल्यूशन जिसमें वाटर सॉल्वेंट के रूप में हो, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं? एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं। फॉर एन एग्जांपल जैसे आप एल्कोहल वाटर का मिक्सचर ले लें, ठीक है, शुगर और वाटर का मिक्सचर ले लें, ठीक है, साल्ट वाटर का मिक्सचर ले लें, तो सारे में वाटर क्या है? सॉल्वेंट के रूप में काम करता है। और जिस सॉल्यूशन में वाटर सॉल्वेंट के रूप में काम करता है वैसे सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं? एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं। क्लियर हो गया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो वाटर होते हैं ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट होते हैं, यूनिवर्सल सॉल्वेंट होते हैं। अब आपके मन में आ रहा है कि सर यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों होते हैं? तो यूनिवर्सल सॉल्वेंट इसलिए होता है क्योंकि वाटर एक ऐसा सॉल्वेंट है जिसमें बहुत सारे चीज़ें घुल सकते हैं, चाहे वे सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, चाहे सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, तीनों बहुत सारी, अधिकतर, ठीक है ना, अधिकतर सॉलिड, लिक्विड, गैस जो है कि इसमें मिक्स हो सकते हैं। इसलिए वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट माना गया है। बात समझ में इतनी आ रही है तो लाइक जरूर करें। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और आगे हमारा टॉपिक आएगा, ये सॉल्यूशन पे ही हम समझेंगे। देखिए सॉल्यूशन को एक तरह से हम कहें तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के आधार पे ही दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन? तो एक है सेचुरेटेड सॉल्यूशन और एक है अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन। दोनों को समझते हैं। पहला क्या है भाई हमारा? सेचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है, सेचुरेटेड सॉल्यूशन। दूसरा क्या है बाबू? अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन। ध्यान से समझिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। देखिए सेचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या है? जब कोई सॉल्यूशन आप लिए और किसी गिवन टेम्परेचर पे, फिक्स नहीं है कि कितना, 20 डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, 50 कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे सॉल्यूशन जिनको किसी गिवन टेम्परेचर पे, जिसमें किसी गिवन टेम्परेचर पे और सॉल्यूट नहीं मिला सकते हैं, तो ऐसे सॉल्यूशन को कहते हैं सेचुरेटेड सॉल्यूशन। एग्जाम्पल के तौर पे सुन लीजिए, जैसे मान लीजिए कि एक गिलास है और इस गिलास में पानी रखा हुआ है, ठीक है, और आपने नमक मिलाना शुरू कर दिया। नमक मिलाया मिल गया, ठीक है, या तो मान लीजिए पहले से भी इसमें ये एक साल्ट सॉल्यूशन बना हुआ है, ठीक है ना, ये क्या है? साल्ट सॉल्यूशन है। ऐसे समझिए कि ये साल्ट सॉल्यूशन है, ठीक है। और किसी गिवन टेम्परेचर पे मान लीजिए कि 60 डिग्री सेल्सियस पे, या मान लीजिए ज़्यादा हो गया क्या भाई, मान लीजिए 20 डिग्री सेल्सियस पे ही, तो मान लेते हैं कि किसी गिवन टेम्परेचर पे जब और ज़्यादा सॉल्यूट ना मिला पाए, जब और ज़्यादा सॉल्यूट ना मिले, तो ऐसे सॉल्यूशन को कहते हैं सेचुरेटेड सॉल्यूशन। जब भी आपसे कोई पूछे बताइए सेचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, तो आप सिंपली ये कह सकते हैं कि ऐसे सॉल्यूशन जिसमें किसी गिवन टेम्परेचर पे और ज़्यादा सॉल्यूट नहीं डिजॉल्व हो सकता, तो उस सॉल्यूशन को कहते हैं सेचुरेटेड सॉल्यूशन। और जिस सॉल्यूशन में, याद रखिएगा, जिस सॉल्यूशन में किसी गिवन टेम्परेचर पे और ज़्यादा सॉल्यूट मिला सकते हैं, ऐसे सॉल्यूशन को कहते हैं अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन।
क्लियर हो रहा है कि नहीं? इसमें और ज़्यादा सॉल्यूट नहीं मिला सकते हैं, इसमें सॉल्यूट मिला सकते हैं। अब आपके मन में एक सवाल और इम्पॉर्टेंट शब्द, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, बस ये जान लीजिए क्या है भाई, थोड़ा इसको समझ लेते हैं। चलिए देखिए, अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि कैसे हम पता कर सकते हैं कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन कब होगा और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कब होगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपको बातें समझना जरूरी है, क्योंकि आप डिफिनेशन के तौर पे तो इस चीज़ को समझ लिए कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, लेकिन एक्चुअल में कैसे आप समझ सकते हैं, कैसे आप फील कर सकते हैं कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा, इस चीज़ को समझिए। जैसे मान लीजिए आपने क्या किया कि एक गिलास लिया या जो भी चीज़ें लिया, उसमें पानी भरा हुआ है और आपने नमक मिलाना शुरू किया किसी गिवन टेम्परेचर पे, ठीक है। आपने जो है कि नमक मिलाना शुरू किया, नमक मिला, मान लीजिए कि नमक मिलाए, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे बात को ध्यान से समझिए। सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब हमने क्या बताया कि और ज़्यादा उसमें सॉल्यूट नहीं मिला सकते, और अनसैचुरेटेड में आप मिला सकते हो। जैसे आपने नमक मिला दिया, मतलब आपने एक साल्ट सॉल्यूशन बना दिया, नमक मिला दिए, ठीक है। और आपने जब नमक मिलाया, जैसे मान लीजिए कि आपको कोई सॉल्यूशन दे दिए, जैसे शुगर वाटर सॉल्यूशन दे दिए, मान लीजिए पहले से ही बना के दे दिए, चीनी का ले बेटा, ये चीनी का रस ले ले, तो एक गिलास चीनी का रस मिल गया। अब हम सोचे कि यार थोड़ा और मीठा कर दें, तो इसमें चीनी और लाकर मिला दिए। अब मिला के खूब घोल दिए, लेकिन बेचारा वे घुला ही नहीं, सब नीचे आके बॉटम में बैठ गया। यही बात हम समझाना चाह रहे हैं कि जब आपको कोई ऐसा सॉल्यूशन जिसमें आप और ज़्यादा सॉल्यूट नहीं मिला सकते हैं, जैसे आपको हमने कोई सॉल्यूशन दे दिया और किसी गिवन टेम्परेचर पे आपने सॉल्यूट मिलाने की कोशिश की, आपने खूब घोल दिया, लेकिन वे मिला नहीं, वे सॉल्यूट जो था वे आके बॉटम में जमा हो गया। तो ऐसे सॉल्यूशन कहलाएंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। बात समझ में आ रही है? बॉटम में आके मिल जाएगा। लेकिन अनसैचुरेटेड वाले में क्या होगा? अनसैचुरेटेड वाले में आप जैसे मान लीजिए आपको कोई सॉल्यूशन हम दे दें, मान लीजिए शुगर वाटर सॉल्यूशन दे दिए या साल्ट वाटर सॉल्यूशन, अब आप भाई उसमें चीनी डालें, नमक डालें, ठीक है। तो आपने मान लीजिए चीनी डाला, आपने नमक डाला, तो क्या होगा? जैसे आप डालोगे और उसको घोलोगे ना, पूरी तरह अगर घुल जाएगा, पूरी तरह घुलेगा, तो उसे हम कहेंगे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, क्योंकि उसका पेट अभी भरा नहीं था, और ज़्यादा वे सॉल्यूट को उसमें ऐड हम कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तो सिंपली आप घर पे भी चेक कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको या आप जो है कि नमक मिलाना चालू किए, मिलाए, और एक समय ऐसा आएगा जब तक आप मिला रहे हो उसमें मिल रहा है ना, तो वे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है। लेकिन एक ऐसा कंडीशन आएगा जिसके बाद से आप उसमें सॉल्यूट मिलाओगे तो वे जो है कि होगा ही नहीं, वे सब जाके बॉटम में बैठ जाएंगे, तो अब वे हो जाएगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन। उम्मीद करता हूँ आपको ये बात अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। बढ़ते हैं आगे की ओर, और अब हम समझते हैं, ये तो भाई हो गया सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। अब एक्चुअल में हमको सॉल्यूशन के टाइप्स को समझने हैं। क्या समझने हैं? टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। देखिए एक्चुअल में हुआ क्या है ना, अभी थोड़ा सा बहुत ज़्यादा एनर्जी में थे, बीच में डिस्टरबेंस लोग कर देते हैं। एक हमारे घर में ही है, वे डिस्टर्ब कर दिया, पूरा जो मूड था एक बेहतर तरीके से समझाने का, वे गड़बड़ हो गया, बीच में कट करना पड़ा, फिर से यहाँ स्टार्ट किए, इसलिए थोड़ा सा आपको लगा होगा। ठीक है, चलिए खैर कोई बात नहीं, पूरी एनर्जी के साथ आप भी हैं और हम भी हैं। देखिए सॉल्यूशन के टाइप को समझना है। सॉल्यूशन वैसे तो होते हैं 5 प्रकार के। भाई कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। आपने जो पढ़ा ना अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, वे तो एक तरह से आप बोले तो सॉल्वेंट पे आधारित था। बात समझ में आ रही है? लेकिन एक्चुअल में सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं उसको समझ लेते हैं। पहला, ये लर्न हो जाएगा भाई, एकदम आराम से लर्न होगा, ये तो एकदम LKG का बच्चा भी लर्न करके सुना देगा, कोई भारी चीज़ नहीं है। पहला है सॉलिड सॉल्यूशन, ठीक है। दूसरा है सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन, ठीक है। तीसरा है लिक्विड सॉल्यूशन, ठीक है। अगला है गैस लिक्विड सॉल्यूशन। अगला है गैस सॉल्यूशन। अब इसमें कोई क्या याद करना है यार? इसमें क्या याद करना है आप ही बता दीजिए। कुछ नहीं याद करना है, ये तो अपने आप याद हो जाएगा। अब समझिए होता क्या। सॉलिड सॉल्यूशन का मतलब ऐसा सॉल्यूशन जिसमें 2 या 2 से अधिक
ऐसा सॉल्यूशन जिसमें दो या दो से अधिक सॉलिड हो, उनका मिक्सचर हो, तो ऐसे सॉल्यूशन को कहते हैं सॉलिड सॉल्यूट सॉल्यूशन। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें दो या दो से अधिक सॉलिड हो तो उस सॉल्यूशन को क्या कहते हैं, सॉलिड सॉल्यूट सॉल्यूशन। फॉर एन एग्जांपल आप बता सकते हैं एलॉय। एलॉय हमने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि एलॉय जो होते हैं मेटल के मिक्सचर होते हैं। मेटल के मिक्सचर चूंकि आप जानते हैं मेटल सॉलिड होते हैं और दो या दो से अधिक अगर आप मेटल को मिक्स करें तो वे कहलाते हैं एलॉय। तो एलॉय क्या होते हैं, मिक्सचर होते हैं मेटल्स के। फॉर एन एग्जांपल आप ले सकते हो ब्रास, ठीक है, ब्रास ले सकते हो, ठीक है, सोल्डर ले सकते हो, ठीक है, सोल्डर ले सकते हो, और क्या ले सकते हो, जैसे आप जो है कि ब्रॉन्ज ले लीजिए, ठीक है ना, बहुत सारे एग्जांपल हैं, दो चार समझ लीजिए, ठीक है। हाँ, ब्रास की बात करें भाई, ब्रास मीन्स पीतल होता है। तो ब्रास किससे बने होते हैं, कॉपर से और जिंक से। कॉपर क्या है, सॉलिड है, जिंक भी क्या है, सॉलिड है, और दोनों को मिक्स कर दिए तो बना क्या, मिक्सचर। मिक्सचर को कहते हैं एलॉय, और ये दोनों सॉलिड से ही बने हैं, इसका मतलब ये कौन सा सॉल्यूशन है, सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन है। जैसे कि हमने ये चीजें बताया, ब्रॉन्ज तो कॉपर और टीन से बनता है ब्रॉन्ज, कॉपर और टीन से बनता है ब्रॉन्ज, तो कॉपर भी सॉलिड है, टीन भी सॉलिड है, और जब दो या दो से अधिक सॉलिड के मिक्सचर होते हैं तो वे कहलाता है सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन। क्लियर हो गया। अगला बात करते हैं, अगला है सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन। सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन का मतलब ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉलिड और लिक्विड का मिक्सचर हो, मतलब ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉलिड और लिक्विड हो, ठीक है, तो ऐसे सॉल्यूशन को कहते हैं सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन। फॉर एन एग्जांपल आप लिख सकते हो शुगर वाटर का सॉल्यूशन, ठीक है ना, किसका, शुगर एंड वाटर का, या तो साल्ट वाटर का, ठीक है। तो बहुत सारे एग्जांपल है भाई, दो दो याद कर लो, बहुत है, ठीक है। अगला समझते हैं लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन, ठीक है। लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन में जिसमें दो या दो से अधिक लिक्विड का मिक्सचर होता है। जैसे फॉर एन एग्जांपल आप क्या ले सकते हो, इसको ले सकते हो एसिटिक एसिड प्लस वाटर, एसिटिक एसिड प्लस वाटर। एसिटिक एसिड प्लस वाटर को विनेगर भी कहते हैं, ये पॉइंट याद रखिएगा। विनेगर के बारे में आप जो है कि क्लास 10th में भी पढ़ेंगे, चैप्टर 2 एसिड बेस साल्ट पढ़ेंगे, हमने वीडियो बनाया है, जाकर देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, जब 10th में जाइएगा तो देखिएगा जरूर। तो लिक्विड लिक्विड का सॉल्यूशन का एग्जांपल क्या हो गया, एसिटिक एसिड और वाटर, ठीक है ना। एसिटिक एसिड भी लिक्विड है, वाटर भी लिक्विड है, दोनों को घोल दिए, एल्कोहल वाटर भी हो जाएगा भाई, एल्कोहल वाटर भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो एल्कोहल वाटर दोनों को मिक्स करते हैं, मिक्सिबल लिक्विड होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला है गैस लिक्विड सॉल्यूशन, मतलब ऐसा सॉल्यूशन जिसमें गैस लिक्विड में मिला हो, तो ऐसे सॉल्यूशन को कहते हैं गैस लिक्विड सॉल्यूशन, ठीक है। फॉर एन एग्जांपल आप क्या ले सकते हो, सॉफ्ट ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, जैसे आप जो पीते हैं ना, पेप्सी पीते हैं, कोको कोला, माउंटेन ड्यू वगैरह वगैरह जो भी है। तो कहने का मतलब इसमें होता है क्या, सुनिए, सॉफ्ट ड्रिंक आप जो भी पीते हैं तो उसमें एक मेन चीज़ होता है कार्बन डाइऑक्साइड। आप इस चीज़ को महसूस कर सकते हैं कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भरा होता है। कैसे, जैसे आप जब पेप्सी खरीदते हैं और जब आप ऐसे खोलते हैं ना तो उसमें हिज की आवाज़ आती है, हिज की आवाज़ आती है, देखे होंगे, जब आप खोलिएगा तो हिज की आवाज़ आती है, वो एक्चुअल में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है, उसकी आवाज़ है, ठीक है ना। तो अगर एसिड की बात पूछा जाए कौन सा एसिड भरा जाता है, तो कार्बोनिक एसिड भरा जाता है, ये आप क्लास 10th में इस चीज़ को पढ़ेंगे, और उसी में से तो वे कार्बन डाइऑक्साइड गैस में निकलता है, ठीक है ना। चलिए अगला हम समझते हैं गैस गैस सॉल्यूशन। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें दो या दो से अधिक गैस का मिक्सचर होता है, तो ऐसे सॉल्यूशन को कहते हैं क्या, गैस गैस सॉल्यूशन। फॉर एन एग्जांपल सबसे बेस्ट एग्जांपल है एयर, ठीक है। एयर, एयर कई सारे गैसों का मिक्सचर है, इसमें नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, और भी अन्य गैसेज हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये सॉल्यूशन के टाइप्स आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। अब जो टॉपिक बताने जा रहे हैं वे इतने इंपॉर्टेंट है कि आप सोच भी नहीं सकते। तो चलिए इसको इरेज करते हैं और समझते हैं। उससे पहले आप ये कमेंट करके बताएं कि आपको ये पॉइंट्स समझ में आया कि नहीं। चलिए कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये पॉइंट आपको समझ में आ रहे हैं। कोई डाउट है तो आप जो है कि कमेंट बॉक्स में लिख दें, हम उस चीज़ को क्लियर करने का प्रयास करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि एक बार देख ली, आपको कुछ डाउट हुआ और आपने पूछ लिया, आप वीडियो को दोबारा देखिए। जो चीज़ें एक बार में नहीं समझ में आती, दोबारा बार देखने से ज़रूर समझ में आती हैं। चलिए अब हमारा हेडिंग होगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी क्या होता है? देखिए सॉल्युबिलिटी इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना कि आप सोच भी नहीं सकते। देखिए सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए
100 ग्राम कोई सॉल्वेंट है, कितना भाई, 100 ग्राम कोई सॉल्वेंट है, ध्यान से सुनिएगा, 100 ग्राम कोई सॉल्वेंट है, ठीक है, 100 ग्राम सॉल्वेंट है, ठीक है। अच्छा, 100 ग्राम सॉल्वेंट में मान लीजिए कोई स्पेसिफिक टेम्परेचर हो, जैसे मान लीजिए कि फिक्स नहीं है, अब भाई ये स्पेसिफाइड टेम्परेचर कुछ भी हो सकता है, 20 डिग्री सेल्सियस, 30, स्पेसिफाइड लिख दें, स्पेसिफाइड टेम्परेचर। तो किसी स्पेसिफाइड टेम्परेचर पे 100 ग्राम सॉल्वेंट में मैक्सिमम कितना आप सॉल्यूट मिला सकते हैं, इसी को कहते हैं सॉल्युबिलिटी। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि किसी विशेष तापमान पर 100 ग्राम सॉल्वेंट में जितना अमाउंट में आप सॉल्यूट मिला सकते हैं सॉल्वेंट में, उसी को कहते हैं सॉल्युबिलिटी। बात समझ में आ रही है? आप स्क्रीन पे डेफिनेशन को देख सकते हैं, इसको लिख लें। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ अ सॉल्यूट विच कैन बी डिजॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट एट स्पेसिफाइड टेम्परेचर इज नोन एज सॉल्युबिलिटी। बात समझ में आ गई? लेकिन अब भाई सॉल्वेंट तो बार बार करेंगे नहीं, थोड़ा मेन क्या है, मेन यूनिवर्सल सॉल्वेंट ले लिया जाए, तो यूनिवर्सल सॉल्वेंट की जगह हम क्या ले लेते हैं, वाटर। अगर मान लीजिए कि सॉल्वेंट की जगह हम वाटर को समझें, तो यहाँ पे क्या बात समझ में आ रही है? तो पहले तो आप स्क्रीन पे इसके लिए क्या डिफिनेशन लिख सकते हैं, आप डिफिनेशन ये लिख सकते हैं कि द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विच कैन बी डिजॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट को हटा के वहाँ पे वाटर लिख लीजिएगा, वाटर के केस में, ठीक है, एट अ स्पेसिफाइड टेम्परेचर इज नोन एज सॉल्युबिलिटी। मतलब क्या हुआ कि 100 ग्राम हमने पानी लिया, 100 ग्राम हमने पानी लिया, तो 100 ग्राम पानी में किसी विशेष टेम्परेचर पे, याद रखिएगा, किसी विशेष टेम्परेचर पे 100 ग्राम पानी में जितना अमाउंट में हम सॉल्यूट मिला देंगे, उसी को हम कहते हैं सॉल्युबिलिटी। बात समझ में आ रही है? फॉर एन एग्जाम्पल समझिए, एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए, ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लर्न कर लीजिएगा, ठीक है, ये फिक्स है। अब यहाँ आप ये बात मत सोचिएगा कि फिक्स नहीं है। देखिए, जैसे एग्जाम्पल समझ लेते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए कि हमने ले लिया 100 ग्राम। अब याद रखिएगा कि 100 ग्राम पे ही ये होता है डिफिनीशन, आप 200 ग्राम नहीं सोच सकते। 100 ग्राम सॉल्वेंट पे, 100 ग्राम सॉल्वेंट में कितना अमाउंट में सॉल्यूट मिला देंगे स्पेसिफाइड टेम्परेचर पे, उसे कहते हैं सॉल्युबिलिटी। यहाँ पे आप 200 ग्राम 500 ग्राम वाटर की बात नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे 100 ग्राम की बात होती है। अच्छा, मान लेते हैं कि हमने 100 ग्राम वाटर ले लिया, हमने 100 ग्राम वाटर ले लिया और इस टेम्परेचर कितना है, 20 डिग्री सेल्सियस है। कितना है, 20 डिग्री सेल्सियस है, हमने वाटर ले लिया। तो अगर हम इसमें पोटेशियम नाइट्रेट मिलाएं, क्या, पोटेशियम नाइट्रेट मिलाएं, बात समझिएगा ध्यान से। 100 ग्राम पानी में 20 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर है, तो हम पोटेशियम नाइट्रेट मैक्सिमम कितना मिला सकते हैं। यहाँ पे पोटेशियम नाइट्रेट क्या है, तो ये सॉल्यूट है, तो हम कितना मैक्सिमम मिला सकते हैं, तो याद रखिए 32 ग्राम। 32 ग्राम बहुत इंपॉर्टेंट। आपसे ये एग्जैक्ट ऐसा घुमा के क्वेश्चन पूछ सकता है कि 100 ग्राम वाटर में 20 डिग्री सेल्सियस पे कितना हम पोटेशियम नाइट्रेट को मिला सकते हैं। तो आप सिंपली कह सकते हैं कि 32 ग्राम। ऑप्शन में बहुत सारा दे देगा, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, 32 ग्राम लगा के ही आना है। बात समझ में आ गई? इसकी जगह कुछ और एग्जाम्पल अगर ले, तो जैसे सोडियम क्लोराइड, नमक को ले लेते हैं, क्योंकि हम लोग नमक का ज़्यादा प्रयोग करते हैं। देखिए, अगर हमने साल्ट ले लिया, नमक, कॉमन साल्ट, NaCl फार्मूला होता है, ठीक है ना। अच्छा, अगर हम साल्ट लेते हैं, 100 ग्राम पानी है, 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, तो हम मैक्सिमम साल्ट कितना मिला सकते हैं, तो कितना मिला सकते हैं, 36 ग्राम मिला सकते हैं। इसको भी नोट कर लीजिए, हो गया। अब यहाँ पे आपको मन में आ रहा है बहुत सारा कि भाई हम कुछ भी तो मिला सकते हैं, हम चीनी भी मिला सकते हैं। तो आप एक चार्ट देख लीजिए, थोड़े मोड़े तो याद होने चाहिए। जैसे आपको हम स्क्रीन पे चार्ट दिखा दे रहे हैं, आपके बुक में भी दिया होगा, तो आप जो है कि 2-4 लर्न कर लीजिए। जैसे चीनी का देख लीजिए, चीनी भी बहुत सारे मिलाते हैं, अधिकतर तो शुगर साल्ट पे ही तो सब खत्म हो रहा है। तो आप मान लीजिए 100 ग्राम पानी लिए हैं, 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, तो आप शुगर कितना मिला सकते हैं, 204 ग्राम। देखिएगा आप चार्ट में लिखा होगा, ठीक है ना।
तो आप मिला सकते हैं। ये हो गया सॉल्युबिलिटी। आपके दिमाग में सॉल्युबिलिटी आए तो ये बात समझ में आ जाना चाहिए कि 100 ग्राम पानी में किसी 100 ग्राम सॉल्वेंट में, अब पानी वहाँ पे नहीं लिख सकिएगा, ठीक है ना, 100 ग्राम सॉल्वेंट में किसी स्पेसिफाइड टेम्परेचर पे आप कितना, मतलब जितने अमाउंट में सॉल्यूट मिला देंगे उसको कहते हैं सॉल्युबिलिटी। आपको स्क्रीन पे सब डिफिनेशन दिखा चुके होंगे और आप जो है कि लिख भी चुके होंगे, उम्मीद करता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया सॉल्युबिलिटी की बात। अब देखिए सॉल्युबिलिटी कई सारे फैक्टरों पे डिपेंड करता है, कई सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि अब देखिए यहाँ पे 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो और जो कि 100 ग्राम वाटर भी हो और हम सोचे कि हम, अब ये फिक्स नहीं है भाई, ये ध्यान दीजिएगा, ये 36 ग्राम से हम ज़्यादा भी मिला सकते हैं। वही तो आप बताने जा रहे हैं कि सॉल्युबिलिटी किन किन फैक्टरों पे डिपेंड करता है। तो पहला है आपका टेम्परेचर, दूसरा है जो है कि नेचर ऑफ सबस्टेंस, नेचर ऑफ सबस्टेंस, ठीक है ना, नेचर ऑफ सबस्टेंस, और तीसरा क्या है बाबू, प्रेशर। चलिए ये तीनों पॉइंट को समझते हैं। जैसे आप कभी देखे होंगे, ऐसे फील कीजिएगा इस चीज़ को। मान लीजिए कि हमने एक गिलास में पानी लिया और नमक मिलाना, या मान लीजिए चीनी मिलाना स्टार्ट किया, चीनी मिलाते गए मिलाते गए मिलाते गए, मान लीजिए अब लग रहा है कि अब भाई चीनी घुल नहीं रहा है, मतलब सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो गया है। तो उस केस में आप सोच रहे हैं कि नहीं हम तो ज़बरदस्ती इस चीनी को घुलाएंगे ही, तो क्या करेंगे, एक तरह से बोले कि सॉल्युबिलिटी हमको बढ़ानी है। बात वही हो गई ना, सॉल्युबिलिटी बढ़ानी मतलब हमको और ज़्यादा सॉल्यूट को ऐड करना है। थोड़ा फील कीजिए इस चीज़ को, तब समझ में आएगा, ठीक है ना। सॉल्युबिलिटी मतलब, और आप जो है और ज़्यादा चीनी डालना चाहते हैं, तो और ज़्यादा चीनी डालना चाहते हैं मतलब क्या, सॉल्युबिलिटी आप बढ़ाना चाहते हैं। तो ऐसा थोड़े नहीं है कि भैया 100 ग्राम पानी में 20 डिग्री सेल्सियस पे नहीं मिला सकते हैं, नहीं, टेम्परेचर बढ़ा दीजिए, लेकिन फिक्स टेम्परेचर पे, मतलब 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है तो भैया ये फिक्स है। लेकिन अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। टेम्परेचर बढ़ाएंगे सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा, टेम्परेचर घटाएंगे सॉल्युबिलिटी घटेगा। बात समझ में आ रही है। तो अगर मान लीजिए कि आप और ज़्यादा सॉल्यूट, और ज़्यादा जो है कि शुगर या साल्ट मिलाना चाहते हैं, तो सिंपली बात है कि सॉल्यूशन का टेम्परेचर बढ़ा दीजिए, हीट कर दीजिए, और ज़्यादा आप सॉल्यूट मिला सकते हैं। बात समझ में आ रही है। दूसरा समझते हैं। दूसरा है नेचर ऑफ सबस्टेंस। सबस्टेंस के नेचर पे भी डिपेंड करता है। कैसे इस चीज़ को समझेंगे, देखिए यहाँ पे दो बातें आपको समझाएंगे, मतलब समझाएंगे नहीं, आपको दो बातें हम बताने जा रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्योंकि ये सारे 11th के टॉपिक्स हो जाएंगे। देखिए एक है पोलर सबस्टेंस, पोलर सबस्टेंस, पोलर सबस्टेंस, एक होता है नॉन पोलर सबस्टेंस, ठीक है ना, नॉन पोलर सबस्टेंस। समझिएगा इस बात को। नेचर ऑफ सबस्टेंस मतलब सबस्टेंस के नेचर पे, सबस्टेंस का नेचर पे, मतलब सबस्टेंस का नेचर का मतलब क्या, सॉल्यूट के नेचर पे। यहाँ पे एक जो है कि इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये लिख लीजिएगा, क्या लिखना है भाई ये भी बता दे रहे हैं। इसमें आप एक पॉइंट लिखोगे क्या, लाइक डिजॉल्व लाइक, ओके, लाइक डिजॉल्व लाइक, इसका मतलब समझिए, लाइक डिजॉल्व लाइक, ये अगर पता है ना आपको तो हो गया। नेचर ऑफ सबस्टेंस में सबस्टेंस के नेचर मतलब सॉल्यूट का नेचर कैसा होगा, सॉल्यूट जैसा होगा ना वैसा ही जो है कि सॉल्युबिलिटी भी होगी। उसी को हमने बोला लाइक डिजॉल्व लाइक। अगर मान लीजिए कि पोलर सबस्टेंस है तो पोलर सॉल्वेंट में घुलेगा, नॉन पोलर सॉल्वेंट है, बात समझ में आ रही है, नॉन पोलर सबस्टेंस है तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में जो है कि तेजी से घुलेगा, सॉल्युबिलिटी अधिक होगी। बात समझ में आ रही है। तो ये पॉइंट याद रखिए कि लाइक डिजॉल्व लाइक। अब ये पोलर क्या होता है आपके मन में ये भी प्रश्न आ रहा है, नॉन पोलर सबस्टेंस क्या होता है ये भी समझ में आ रहा है, लेकिन ये है एक्चुअल में 11th के टॉपिक। अभी पढ़ाना ये अभी इतना ही पढ़ाना, ये थोड़ा सा आपको बड़ा है, क्योंकि इतने लेवल तक पढ़ा देना मतलब एक तरह से बहुत ज़्यादा आपको ऊपर लेके जाना है। लेकिन पोलर क्या होते हैं, नॉन पोलर क्या होते हैं, वैसे हम एक शॉर्ट्स के माध्यम से आपको इस चीज़ को समझाएंगे, ठीक है ना, सिंपल में डेफिनेशन के तौर पे। लेकिन एक्चुअल में आप इस चीज़ को फील कर सकते हैं कहाँ पे, 11th में इस चीज़ को, ठीक है ना। तो बात करेंगे किसी शॉर्ट्स वीडियो में इन चीज़ों को समझाने की कोशिश करूँगा दोनों को, ठीक है। चलिए आते हैं अगले पे।
अगला प्रेशर, देखिए गैस का जो प्रेशर होता है, गैस का प्रेशर वे सॉल्युबिलिटी पे डिपेंड करता है। खैर इतना इंपॉर्टेंट ये तीनों नहीं है, आपसे पूछा भी नहीं जाएगा, लेकिन अगर पूछ दिया मेन तो ये है, टेम्परेचर वाला मेन है, ठीक है ना, टेम्परेचर वाला मेन है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा, और नेचर ऑफ सब्सटेंस में आपने देख लिया। और प्रेशर की बात भी रही तो ये भी 12th का ही टॉपिक है। आप जब हेनरी लॉ पढ़ेंगे उसमें ये बात बताई जाएंगी कि जो गैस का प्रेशर होता है वे सॉल्युबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये सारी चीज़ें अभी हम बताने की, ये सारी चीज़ें नहीं है आपको, ये 12th की टॉपिक है, तो आप वहाँ पे जाकर क्लियर करेंगे। बस इतना तो समझ लिए ना कि सॉल्युबिलिटी किन किन फैक्टरों पे डिपेंड करता है, तो टेम्परेचर पे, प्रेशर पे, नेचर ऑफ सब्सटेंस पे। थोड़ा मोड़ा ये मेन था तो इसको हमने खत्म कर दिया, ये भी थोड़ा सा लगा तो खत्म, लेकिन प्रेशर को लेकर बहुत सारे कॉन्सेप्ट है जो कि आपको 12th में ही समझना है। चलिए आगे अब बढ़ते हैं, अब तो इतना सारा हो गया। अब हम बात करते हैं अगला, जो कि आपके मन में एक और सवाल उत्पन्न होना चाहिए। देखिए क्या सवाल है भाई, देखिए जैसे आपने क्या किया कि एक गिलास पानी ले लिया और उसमें 1 चम्मच चीनी मिला दिए, और आपके एक दोस्त ने 1 गिलास पानी लिया और उसने 10 चम्मच पानी मिला दिए। अब होगा क्या? अब भाई बात होगी कि किसका ज़्यादा जो है चीनी का रस मीठा है, तो आप तो कहेंगे कि 10 जो चम्मच डाला है उसका मीठा है। तो यहीं पे बात आ गई जो है कि कंसंट्रेशन की। क्या? कंसंट्रेशन की। कहने का मतलब क्या है कि आपने देखिए दोनों ग्लास बराबर है, दोनों में जो है कि वाटर का अमाउंट सेम है। एक भाई साहब ने 1 चम्मच चीनी डाला और एक ने जो है कि 10 चम्मच चीनी डाला, ठीक है। अब भाई जो 10 चम्मच चीनी डाला है सॉल्यूट अधिक है, तो उस केस में क्या होगा कि भाई जो रस बनेगा वह ज़्यादा मीठा होगा। एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि उसमें सॉल्यूट के पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा अधिक होंगे, सॉल्यूट के पार्टिकल्स जो है कि अधिक होंगे, जिसमें 10 चम्मच चीनी डाला गया, और इसमें सिर्फ 1 चम्मच ही डाले तो उसका जो है कि सॉल्यूट का जो है कि सॉल्यूट की मात्रा, सॉल्यूट के पार्टिकल्स उसमें कम होंगे। तो 2 बातें आपको यहाँ से समझनी है। क्या समझनी है? पहला समझना है कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन, कंसेंट्रेटेड, ठीक है ना, कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन, और दूसरा है डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन। देखिए कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन का मतलब ऐसे सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट जो है हाई प्रोपोर्शन में हो, मतलब ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट जो हो ज़्यादा अमाउंट में हो, तो ऐसे को कहते हैं, ऐसे सॉल्यूशन को कहते हैं कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन। अब एक भाई साहब ने 10 चम्मच चीनी डाला था, चीनी चम्मच बोल दे रहे हैं, 10 चम्मच जो चीनी डाले थे उतने ही पानी में, तो उनका कंसेंट्रेशन ज़्यादा होगा, मीन्स उनका जो सॉल्यूशन बन के तैयार होगा वे होगा कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन। और जो भाई साहब ने 1 गिलास पानी में सिर्फ 1 चम्मच ही चीनी डाले थे, तो उनका जो सॉल्यूशन के आएगा वे कहलाएगा डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जिसमें सॉल्यूट का कंसंट्रेशन, मतलब सॉल्यूट जो होते हैं वे लो प्रोपोर्शन में होते हैं। बात समझ में आ रही है? उम्मीद करता हूँ ये 2 बातें आपको, 2 टर्म हैं जो आपको अब बेसिक लगेंगे, क्योंकि अब हमेशा आपको ये शब्द यूज करना पड़ेगा। खैर आप क्लास 10th में जाएंगे तो हमेशा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, ये जो है कि डाइल्यूट सॉल्यूशन, तो आपको दिमाग में या तो एक तरह से और आप समझ सकते हैं, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में वाटर का अमाउंट कम होता है, जबकि डाइल्यूट सॉल्यूशन में वाटर का अमाउंट अधिक होता है। आप ऐसे भी इस चीज़ को समझ सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तो ये 2 बातें आपको क्लियर हो जानी चाहिए। अगला हम बात करते हैं कंसेंट्रेशन की। कंसेंट्रेशन, और देखिए कंसेंट्रेशन का मतलब आपको क्या समझ में आ रहा है? कंसेंट्रेशन का मतलब समझ में आ रहा है कि जैसे कोई आपको गिवन सॉल्वेंट दे दिए जाए, ठीक है ना, गिवन सॉल्वेंट है, उसका मास या तो वॉल्यूम में सबसे ज़्यादा सॉल्यूट हो, सॉरी ये कह रहे हैं अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को कहते हैं। जैसे कंसंट्रेशन शब्द आ गया, इसका मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए कि आपको जो सॉल्वेंट दिया गया है तो उसमें सॉल्यूट का मात्रा कितना है, मतलब अमाउंट ऑफ सॉल्यूट का मतलब है, ठीक है ना, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। कहने का मतलब क्या है कि सॉल्वेंट में कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है, सॉल्यूट की मात्रा कितनी है, उसे कहते हैं कंसंट्रेशन। बात समझ में आ रही है? कोई आपको सॉल्वेंट दे दिए, फॉर एन एग्जांपल आपको वाटर दे दिए, ठीक है, सॉल्वेंट मान लीजिए कि वाटर है, और मान लीजिए कि जैसे कोई आपको ऐसा समझिए कि जैसे मान लीजिए कि आपको कोई सॉल्यूशन बना के दे दिए और उस सॉल्यूशन में सॉल्यूट कितना है, तो उसको कहते हैं कंसंट्रेशन। बात समझ में आ रही है? यहाँ पे एक बात समझिए,
जैसे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन अगर आपसे पूछ दिया जाए, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इसका मतलब क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का मतलब जैसे 1 लीटर आपको सॉल्यूशन दे दिए तो उस 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना अमाउंट में सॉल्यूट प्रेजेंस है उसको कहते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। मतलब आप सिंपली आप स्क्रीन पे भी डेफिनेशन देख सकते हैं, ठीक है ना। तो सिंपल यहाँ पे लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि 1 लीटर अगर मान लीजिए आपको सॉल्यूशन दिया गया तो 1 लीटर सॉल्यूशन में जितने अमाउंट में सॉल्यूट प्रेजेंट होता है उसको कहते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। बात समझ में आ रही है? जैसे मान लीजिए कि आपको नमक और पानी का घोल दे दिया गया तो नमक पानी का 1 लीटर घोल दिए और उस 1 लीटर सॉल्यूशन में नमक पानी के सॉल्यूशन में कितना नमक प्रेजेंट है, नमक क्या है? सॉल्यूट है, तो कितना नमक प्रेजेंट है उसको कहते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। बात समझ में आ गई? अगर मान लीजिए कि आपको परसेंटेज निकालना है कि सॉल्यूट आखिर में सॉल्यूशन में कितना परसेंट है तो उसके लिए फार्मूला है, नोट कर लीजिएगा, परसेंट सॉल्यूट, ठीक है ना। परसेंट सॉल्यूट इक्वल टू परसेंट ऑफ सॉल्यूट ना, परसेंट ऑफ सॉल्यूट इसी से लिख दें, परसेंट ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू होता है मास ऑफ सॉल्यूट अपन, इधर तो भाई बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट अपन मास ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाइड बाय 100। ये आप एक फार्मूला नोट कर लें। मतलब आपको निकालना है कि किसी सॉल्यूशन में सॉल्यूट का परसेंटेज कितना है, तो आप इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। कैसे? आपको सॉल्यूट का मास पता होना चाहिए। मान लीजिए सॉल्यूट का मास है 10 और सॉल्वेंट का मास है मान लीजिए कि 50 और आपको परसेंट निकालने के लिए 100 जानते ही हैं, 50 से कट गया 2 बार में, मतलब कि 20 जो है कि ग्राम आपका सॉल्यूट है। बात समझ में आ रही है? तो ऐसे जो है कि आप फाइंड कर सकते हैं, समझ रहे हैं? तो ये क्या है? सॉल्यूट का परसेंटेज निकालने के लिए फार्मूला, ठीक है ना। चलिए इतना चीज़ आपको समझ में आ रहा है। चलिए आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। अब लास्ट कगार की ओर आप बढ़ रहे हैं और बस इसमें छोटे छोटे फार्मूले हैं जो आपको लर्न करने हैं, ठीक है। देखिए, हाँ, अभी हमने आपको बताया कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन अगर आपको निकालना है फार्मूले से तो आप क्या करेंगे, इस चीज़ को लिख लीजिए। जैसे मान लीजिए आपको कंसंट्रेशन निकालना है, कंसंट्रेशन का मतलब समझ रहे हैं ना, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट निकालना है, मतलब सॉल्यूट का अमाउंट कितना है, ठीक है ना। तो उसके लिए फार्मूला होता है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है ना। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट क्या, कितने सॉल्वेंट में प्रेजेंस है या तो सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है वे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप 2 तरीके से लिख सकते हैं इसको, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट भी लिख सकते हैं या तो अगले डिफिनीशन में आप ऐसे भी बोल सकते हो कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपान में अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। बात समझ में आ रही है? कहने का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए कि आपको कोई सॉल्यूशन दे दे, चाहे वह नमक का सॉल्यूशन हो या तो शुगर सॉल्यूशन हो, और उस सॉल्यूशन का आपको कंसंट्रेशन बताना है। तो कंसंट्रेशन आपको बताना है तो आप 2 तरीके से बता सकते हैं। एक तो अगर मान लीजिए कि आपको सॉल्यूट का अमाउंट दिया है और सॉल्वेंट का अमाउंट दिया है, तो सॉल्यूट का अमाउंट ऊपर रखिए, सॉल्वेंट का अमाउंट नीचे रखिए, डिवाइड कर दीजिए तो आपको कंसंट्रेशन पता हो जाएगा। मान लीजिए कि आपको सॉल्वेंट का ना देकर सॉल्यूशन का अमाउंट दे दे, तो सॉल्यूट का अमाउंट दिया रहेगा और आपको सॉल्यूशन का अमाउंट दिया रहेगा, तो तभी भी आप डिवाइड करके कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं। मतलब सिंपल आप ये देखें कि आपको कोई सॉल्यूशन देगा ना तो उसमें सॉल्यूट का भैया आपको जो है कि अमाउंट देगा ही देगा, सॉल्यूट का अमाउंट देगा ही देगा। वहाँ पे क्वेश्चन को घुमाने के लिए या तो आपको सॉल्वेंट का दे दे या तो सॉल्यूशन का दे दे, तो सिंपल दोनों में तो वही बात है ना, आपको डिवाइड करना है, ठीक है। तो कंसंट्रेशन निकालने के लिए 2 फार्मूले हैं, दोनों को नोट कर लें, ठीक है। और परसेंट निकालना, अगर वहीं पे फिर से बता दे रहे हैं, यहीं पे लिख दे रहे हैं, ठीक है ना। परसेंट अगर निकालना है, परसेंट ऑफ सॉल्यूट, तो आप क्या करेंगे भैया, आप क्या करेंगे, तो मास ऑफ सॉल्यूट लिखेंगे पहले, इसके बाद मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है ना, मास ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाइड बाई 100, ठीक है ना, यही है ना भाई, हाँ ठीक है। तो ये हो गया आपका सॉल्यूट का परसेंट निकालने के लिए तरीका। बात समझ में आ रही है? अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान से सुनिए, 2 बातें और हैं लास्ट, इसके बाद सब खत्म। देखिए, कंसंट्रेशन को 2 तरीके से एक्सप्रेस किया जाता है।
कंसेंट्रेशन को दो तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। एक होता है मास परसेंट और दूसरा है वॉल्यूम परसेंट। ठीक है ना, पहला है मास परसेंट और दूसरा है वॉल्यूम परसेंट। ठीक है, मास परसेंट अगर आपको निकालना है सॉल्यूशन का, यहाँ पे ऑफ सॉल्यूशन लिख लीजिएगा। ठीक है ना, देखिए मास परसेंट अगर आपको सॉल्यूशन का निकालना है, ठीक है, ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अच्छा देखिए हमने क्या बताया कि कंसंट्रेशन को, जैसे कोई सॉल्यूशन है उसका कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो उसके मास के रूप में और एक जो है कि उसके वॉल्यूम के रूप में। ये बात आप याद रखिएगा कि ये आप जो भी चीज़ें पढ़ रहे हैं ना, ये पूरा हूबहू क्लास 12th के चैप्टर में आएगा। सब ध्यान में रखिएगा ये बात, क्लास 12th में आप इस चीज़ को, ये सारे फार्मूले पढ़ने वाले हैं, और भी ज़्यादा हो जाएंगे लेकिन ये पढ़ने वाले हैं, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए सॉल्यूशन का अगर आपको मास परसेंट निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो सिंपली देखिए मास बोला ना तो मास ऑफ सॉल्यूट, ऊपर तो हमेशा मास ऑफ सॉल्यूट रहेगा ही भैया, मास ऑफ सॉल्यूट, और नीचे क्या है सॉल्यूशन का निकाल रहे हैं तो मास ऑफ सॉल्यूशन, मल्टीप्लाई करना है, परसेंट है तो 100, कुछ कर रहे हैं भाई, ऊपर सॉल्यूट फिक्स है, नीचे भाई सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन लिखेंगे ही, और मल्टीप्लाई में 100। वॉल्यूम पूछे तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले तो हम निकालेंगे सॉल्यूट का वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपान में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि सॉल्यूशन का निकाल रहे हैं। ठीक है, अच्छा मल्टीप्लाई करेंगे 100 से परसेंट में लाने के लिए, समझ में आया कि नहीं, तो ये हो गया आपका ख़त्म। हाँ, आप सोच रहे हैं बड़ी मशक्क़त के बाद ख़त्म हो रहे हैं भाई। देखिए तो ये पहले कुछ फार्मूले हैं, नोट कर लें। जैसे आपको कोई सॉल्यूशन दे दे, कंसंट्रेशन पूछे तो कंसंट्रेशन दो तरीके से निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए सॉल्यूट और सॉल्वेंट दिया है अमाउंट, सॉल्यूट का अमाउंट दिया है सॉल्वेंट का, तो इससे भी निकाल सकते हैं। सॉल्यूट और सॉल्वेंट का ना देके सॉल्यूशन का देंगे तभी हम कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं। दूसरी बड़ी बात, अगर आपको सॉल्यूट का परसेंटेज निकालना है कि सॉल्यूशन में एक्चुअल कितना परसेंट है, तो उसके लिए आप सिंपल सा सॉल्यूट का मास अपन में सॉल्वेंट का मास मल्टीप्लाइड बाई 100। अच्छा देखिए कंसंट्रेशन को दो तरीके से एक्सप्रेस करते हैं, एक तो मास परसेंट के रूप में, एक वॉल्यूम परसेंट के रूप में। बात समझ में आ रही है, समझिए इस चीज़ को। जैसे मास परसेंट सॉल्यूशन का निकालना है तो ऊपर तो मास ऑफ सॉल्यूट रहेगा, नीचे मास ऑफ सॉल्यूशन तो फिक्स होगा क्योंकि सॉल्यूशन का निकालना है, मल्टीप्लाई 100 के ऊपर परसेंटेज कर रहे हैं, उसी तरह ये वाला। हाँ, एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट बच गया, देखिए क्या है भाई, जैसे मान लीजिए कि आपको कह दिया कि 10% बाई मास कोई सॉल्यूट प्रेजेंट है, कोई सॉल्यूट प्रेजेंट है सॉल्यूशन में, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, आप कमेंट करके बताइए। ठीक है ना, कमेंट करके बताइए इस चीज़ को। अगर आप समझते हैं कि मान लीजिए कि एक सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट है वे 10% बाई मास है, इसका मतलब क्या है, क्या आप कमेंट में बता सकते हैं? हम इस चीज़ को नहीं बता रहे हैं, अगर आप नहीं भी बताएंगे तो शॉर्ट्स वीडियो या तो आप कमेंट कीजिएगा तो हम इसको बता देंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हमने क्या सीखा, हमने सीखा सॉल्यूशन को पूरा अच्छे तरीके से समझ लिए, सॉल्यूशन क्या होते हैं, उनके एग्जाम्पल, उनके प्रॉपर्टीज़, उनके कंपोनेंट्स के बारे में समझे। इसके बाद भी हमने बहुत कुछ समझा, उनके कंसंट्रेशन को लेकर सब खत्म हो गया। इस वीडियो में पूरा सॉल्यूशन का चिट्ठा खत्म, लेकिन अगली वीडियो में आप मिस मत कीजिएगा क्योंकि अगली वीडियो इससे भी लाजवाब होगी और अगली वीडियो का टॉपिक होगा सस्पेंशन, क्योंकि आपको डाल रहे हैं हम सस्पेंशन में, तो अगली वीडियो भी सस्पेंशन होगी, लेकिन दोनों में काफ़ी फ़र्क है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और आप सभी मेहनत कीजिए। और एक जो बात हमने बताया, सेव वाटर, पानी को बचाने का प्रयास कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रयास कीजिए, पानी बचाएँ और पेड़ लगाएँ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम।